हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो अब हम करने वाले हैं ऑब्वियसली सैम्पल पेपर जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम बचे हुए है नहीं, तो आप वेस्ट कर नहीं सकते हो, है ना। अब आप वेस्ट करोगे तो बोर्ड आपको वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Question 12 is, how is the movement of leaves of a sensitive plant different from movement of a shoot towards light? तो आपको यहाँ पर डिफरेंस, वैसे जब आपने चैप्टर पढ़ी होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो टीचर ने आपको इसका डिफरेंस लिखवाया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। पर फिर भी एक बार समझते हैं, है ना, आपको याद आ जाएगा। देखो, ये बोला है कि एक सेंसिटिव प्लांट का आपके लीव्स को बताना है मूवमेंट, और किससे बताना है, जो मूवमेंट ऑफ शूट होता है टुवर्ड्स लाइट्स, उसका आपको बताना है। ठीक है, तो आपने मूवमेंट प्लांट में दो टाइप के पढ़े थे, एक पढ़े थे आपने नेस्टिक और एक पढ़ा था आपने ट्रॉपिक। तो जो नेस्टिक होता है वो हमारा सेंसिटिव प्लांट वाला होगा, क्योंकि जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो हमारा ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट है ना, आप उसको जब छूते हो तो उसका वो आपका ना सेंसिटिविटी, सेंसिटिव प्लांट है, उसके क्या होता है, वो पूरे लीव्स क्लोज हो जाते हैं। बट उस टच से उसका ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। वहीं जो शूट्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनके मूवमेंट में ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड जो मूवमेंट है आपका सेंसिटिव प्लांट का, वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो आपका शूट है, शूट किस उसमें एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, अपर की तरफ, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, दूसरी अगर आप बात करो, आप देखोगे जो आपके सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट है वो आपका टेम्पररी होता है ना, टेम्पररी है, रिवर्सिबल है। लेकिन शूट की जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल है, और इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट टाइप है ना, वो वापस नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी डिफरेंस लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये रीजंस हैं जिसके कारण जो हमारा मूवमेंट ऑफ शूट्स है वो इससे अलग है। दूसरी बात, जो शूट है आपका टुवर्ड्स लाइट लिखा है, ये फोटोट्रोपिस में दिखाएगा, जो कि सेंसिटिव प्लांट नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके टच से वो कराता है, रिस्पॉन्स देगा। और एक चीज और आप लिख सकते हो, जो शूट वाला है वो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो है ना, शूट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। वही लेकिन जब इसके टच मी नॉट के रिस्पॉन्स की बात करो तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, a red-eyed individual is crossed with white-eyed individual to produce F1 progeny with the red eye। देखो, आपके F1 progeny क्या है, रेड आई। मतलब आपने मेंडल लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि आपके F1 में कौन आते हैं, डोमिनेंट वाले ही आपके F1 में आते हैं। तो अगर F1 में आपके रेड आईज आ रहे हैं, दैट मीन्स डोमिनेंट कौन से हुए हमारे, ऑब्वियसली रेड वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लो मैं ले लेती हूँ रेड वन को कैपिटल आर, एंड व्हाइट को मैं ले लेती हूँ स्मॉल आर। आप इसके F1 निकालोगे, आपके सारे ये आएंगे, दैट मीन्स ऑल आर रेड। नाउ व्हेन F1 इंडिविजुअल आर इंटरक्रॉस्ड, F2 progeny is formed with both red as well as white-eyed individual। Obviously, जब आप F2 को, this is F1, and जब आप F1 को क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे जो आपकी प्रोजेनी बनती है वो आपकी 4 बनेगी, है ना। दिस इज F2 जनरेशन, स्मॉलर स्मॉलर। अब पूछा है, Who is the dominant trait identified? How is the dominant trait identified? मतलब कि आप कैसे dominant trait को आइडेंटिफाई करोगे, तो आप F1 जनरेशन जो है आपका, आप F1 जनरेशन में जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके बेसिस पे आप करोगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, what are recessive traits? recessive traits क्या होते हैं, recessive traits वो हैं जो कि प्रेजेंस होते हैं डोमिनेंट के साथ, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही खुद को दिखाते हैं। हेट्रो में हमेशा आपका डोमिनेंट वाला एलील ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ सी पार्ट इज, if 12 individuals are produced in F2 generation, then how many white-eyed individual would be obtained? Calculate the ratio of red-eyed individual to white-eyed individual। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर आपको रेशियो बतानी है कि रेड से व्हाइट का, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम F2 इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो ये तीन जो मिले हैं, ये तीनों आपको कौन सा कलर के मिले हैं, रेड मिले हैं। ठीक है, एंड ये इकलौता आपको कौन सा कलर का मिला है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे जो रेशियो पूछा है इसने, रेड इज टू व्हाइट, तो ये तो हमारा 3:1 हो गया,
राइट। पर यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर मान लो कि 12 इंडिविजुअल हैं F2 जनरेशन में, ले तो फिर कितने वाइट इंडिविजुअल ऑब्टेन होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो वाइट कितने हैं, 4 में से सिर्फ 1 पोर्शन, मतलब 1/4, मतलब कितना परसेंट हो गया आपका, 25% आपके सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल। तो 12 का 25% क्या हो जाएगा, 3 ओनली वाइट होंगे हमारे। ठीक है, ठीक है। तो 12 का कितना होता है, 25% इज 3, या 12 का 1/4 निकाल लो पोर्शन आपका, जो भी जैसा आपको सही लगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 वाइट है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ देयर वर नो एल्गी देयर वुड बी नो फिश इन द सी। कमेंट, अगर किसी मान लो कोई सी है जहाँ पे कोई एल्गी नहीं है तो वहां पे फिश भी नहीं होगी। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होगा। आपको लगता है अगर होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। ठीक है, देखो तो क्या होता है कि जो एल्गी है ना, वो मेन सोर्स है प्रोडक्टिविटी सी के अंदर। ठीक है, तो और ये जो एल्गी है ये खुद का खाना बनाते हैं, और एल्गी आपको पता है ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और जो इनके जो फूड्स होते हैं, मतलब जो आपका एल्गी होगा, ठीक है, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना रहा है, बट एल्गी इज ऑल्सो अ फूड फॉर स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। जैसे छोटी फिश हो गई, या ऐसे कोई भी जो आपकी वहां पे जो छोटे एक्वेटिक एनिमल्स है, उनके लिए खाने का सोर्स कौन है, आपका एल्गी है। ठीक है, तो अगर एल्गी ही नहीं रहेगा, जो आपकी जो स्मॉल फिशेस हो गई या स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनको फूड नहीं मिलेगा, उनका जो चेन है, फूड चेन, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज, जो आपका एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन फिश को इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करने के लिए। अगर मान लो कि कोई एल्गी नहीं होगी तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं वाटर में, और जब ऑक्सीजन नहीं आएगा डिजोल्व फॉर्म में, तो फिशेस कैसे ले पाएंगी ऑक्सीजन, फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो फिश मर जाएंगी। ठीक है, इसीलिए अगर सी के अंदर एल्गी नहीं होगी तो फिश कांट सर्वाइव। ठीक है, okay, next question is, read the following text carefully and answer the questions that follows. ठीक है, a pure breed pea plant with smooth seeds. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक प्योर ब्रीड का पी प्लांट, जिसका की क्या है, स्मूथ सीड है, जिसको क्रॉस करा रहे हैं प्योर ब्रीड पी प्लांट विथ रिंकल्ड। तो हम स्मूथ, चलो स्मूथ को हम कैपिटल आर ले लेते हैं, एंड रिंकल्ड दिया तो स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन वाज सेल्फ क्रॉस्ड टू गिव राइज टू F2 जनरेशन। अब इसका क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपका जीनोटाइप की रेशियो होगी F2 जनरेशन में। तो पहले तो आप इसका F1 जनरेशन निकालो, F1 करवाओगे तो आपको पता है सारे ये आएंगे। देन F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करवाओगे F1 में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं बच्चों। आप वीडियो पॉज करके आप आंसर नहीं देखोगे डायरेक्ट, ठीक है, आप पहले ट्राई करोगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक बार में लिख दे रही हूँ, बट आपको अभी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप अभी देख के करोगे आप एग्जाम में फंस जाओगे, इसीलिए आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। मिस्टेक सबसे होती है, सबको टाइम लगता है, मुझे भी सीखने में टाइम लगा था मेरे टाइम पे, है ना। तो अभी आप टाइम लगाओ, घर पे टाइम देना बहुत बेटर है, एग्जाम में ना देना पड़े आपको। ठीक है, तो देखो आपको F2 का इतना आ गया हमारा, है ना, ये 4 आएंगे। और देखो मोनो हाइब्रिड में आपका सब हमेशा जो आपका F2 या F1 है वो सेम आएगा, हमेशा F1 डोमिनेंट आएगा और F2 में यही 4 रेशियोस आएंगे। ठीक है, तो आप जब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन कर लोगे तब आपको भी ये समझ आएगा, और आप विद इन सेकेंड्स आप भी ऐसे लिख पाओगे, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ पे पूछा है जीनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो 1:2:1 देखा आपको जीनोटाइप। ठीक है, क्योंकि ये हो गया 1:1, एंड आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो है, चाहे आपका फेनोटाइपिक रेशियो हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए सेम होगा, याद रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इन द F2 जनरेशन ऑफ प्लांट। एक्सपेक्टेड आपका क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो 3 है, 3 आपके क्या बन रहे हैं, ये 3 आपके स्मूथ सीड बने हैं, वहीं जो आपका एक है ये आपका रिंकल्ड सीड बना है। ठीक है, next one is if a genotype consists of different types of allele
व्हाट इट इज कॉल्ड। अगर एक जीनोटाइप है जो कि डिफरेंट एलील्स कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आप क्या बोलोगे बताओ? इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड। क्या बोलेंगे हम? या तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड। याद रखेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स या फिर हम इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल है कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ओके। अब इसका और करके भी आप लिख सकते हो, है ना, कि और के भी क्वेश्चन से पूछ लिए। व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन? ये डिफाइन ही पूछ लिया इसने ना, कि व्हाट ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दैट इज एलील। चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से तो आंसर सारे बनेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, नेम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। टू टाइप पॉलिनेशन आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर पे या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड जब पॉलन ग्रेन का आपके ट्रांसफर होता है एक फ्लावर के से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तब आप बोलोगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं आपको समझाऊं, लेट सपोज ये आपका एक फ्लावर हो गया, ये आपका दूसरा फ्लावर हो गया, ये आपका दूसरा प्लांट हो गया, एंड सेम स्पीसीज भी होनी चाहिए। ठीक है, हंसना नहीं डायग्राम पे। ओके, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, मैं मान लिया मैंने कि यहाँ पे आपका क्या है, पॉलन ग्रेन। अब यहाँ के पॉलन ग्रेन या तो इसी फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए या फिर इसका पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए ऑन सेम प्लांट। इसको बोलूंगी मैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलूंगी मैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एंड जब इस वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन इस वाले प्लांट पे जाके गिरे, तो इसको बोलूंगी मैं क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ आई? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग प्लांट चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर स्पीसीज सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज का आपने जैस्मिन में गिरा दिया तो फ्लावर उग जाएगा, नहीं होगा। रोज का रोज में ही, जैस्मिन का जैस्मिन में ही। ठीक है, तो सेम स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। और क्या हो सकता है? आपके सेल्फ पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स है वो हमेशा बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल मींस जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों होंगे, तभी तो ये सेल्फ कर पाएगा। आपस में अगर इसको खुद ही करना है तो इसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों होने चाहिए, है ना। स्टेमन और पिस्टल दोनों होने चाहिए, मतलब हाँ, एंथर और पिस्टल दोनों होने चाहिए, है ना। तो इसलिए बाइसेक्सुअल ये हो गए। और जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ही होता है, इनके पास दोनों नहीं होता। दोनों हो भी सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो प्लांट है ये आपका क्रॉस सेल्फ ही करे, ये क्रॉस भी कर सकता है ना। तो बट जनरली क्रॉस पॉलिनेशन के पास यूनिसेक्सुअल होते हैं। और आप क्या लिख सकते हो कि आपके सेल्फ पॉलिनेशन वाले को पॉलिनेटर्स की, पॉलिनेटर्स कौन? जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। जैसे कि बर्ड हो गई, इंसेक्ट हो गई, हनी बी हो गए। ठीक है, ये सारे पॉलिनेटर्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन वाले को जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वाले को नीड पड़ेगी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने ए कर लिया था। ओके, एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट ऑकर इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में? ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक है, ओव्यूल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है सीड में। याद रहेगा, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड आपका जो जाइगोट फॉर्म हुआ रहता है वो जाइगोट किस में हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग सारे पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा सब बचे वो क्या हो जाते हैं? वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद दिया हुआ है गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ जर्मिनेटिंग सीड
ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको जर्मिनेटिंग सीड दिया हुआ है। लेबल द पार्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है और इसको आपको लेबल करना है, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट होंगे। सही बात है, बहुत इजी है ना। चलो देखते हैं फटाफट। आपको दिया हुआ है पहला, गिव्स राइज टू फ्यूचर शूट। शूट कौन सा देगा? ए वाला देगा। ए क्यों देगा? क्योंकि इसका नाम क्या है? प्यूम्यूल। फ्यूचर शूट हमारा प्यूम्यूल होता है। सेकेंड इज गिव राइज टू फ्यूचर रूट सिस्टम। कौन सा होगा हमारा? बी। बी वाला होगा, याद रखना, बी। और इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है। सी हमारा स्टोर फूड, मतलब थर्ड, तो वो हमारा क्या है? सी वाला। और सी वाले का नाम क्या है हमारा? सी वाले का हमारा नाम है कॉटिलिडन। क्या नाम है? कॉटिलिडन। ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच, सॉरी, और वाला पार्ट हमारा भी बच रहा है ना, ये वाला। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट advisable? Name the disease caused due to deficiency of iron in our diet and state its one symptom. Okay, तो क्यों आपको बोला जाता है कि आप आयरन खाओ या फिर आयरन वाले सॉल्ट खाओ? क्योंकि जो आपका थायराइड है ना, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हमारे आयोडीन की नीड पड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिजीज का नाम है, नेम द डिजीज, और अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है आयोडीन की, ठीक है, तो आपका एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण हमारे बॉडी में जो होती है उसको बोलते हैं हम गॉइटर। और जिसके कारण क्या हो जाता है, एक जो आपको यहाँ पे सिम्टम लिखने बोला है, जो आपका नेक है ना वो बहुत सूज जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, स्वेलन नेक। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, नाउ बी, how do nerve impulses travel in our body? Explain. कैसे nerve impulse हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है? सबसे पहले समझना, nerve impulse मतलब वही जो आपने पढ़ रखी है प्रॉपर। ठीक है, पढ़ रखी है ना? ये मत बोलना नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, ये पढ़ी है। तो सबसे पहले आपने देखा है कहाँ से आता है सिग्नल? डेंड्राइट से। कहाँ से आता है? डेंड्राइट से। तो नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है आपकी? डेंड्राइट से जाती है सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगी? एक्सॉन की तरफ जाती है, और एक्सॉन से एंड की तरफ जाती है, और एंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि जो गैप है उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। वो साइनेप्स गैप को फिल करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करते हैं, और फिर ये एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी का अगर आपको रिटर्न आंसर चाहिए, प्लीज बच्चे कमेंट करना, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।